प्रधानमंत्री जी, पिछले कार्यक्रम में हमने ये कहा था कि जहां आपने एक भारी संख्या में सरकारी नौकरियां उपलब्ध करवाई हैं, वहीं साथ साथ आपने देश और समाज में ये जागरूकता पैदा करने का भी काम किया है कि रोजगार का अर्थ केवल सरकारी नौकरी नहीं। आपने स्टार्टअप की मुहिम जारी की, स्टार्टअप्स की संख्या 1 लाख से अधिक हो गई। आपने अंतरिक्ष के क्षेत्र को पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए खोला। 3 साल के भीतर लगभग 150 स्टार्टअप्स की संख्या हो गई। आपने अरोमा मिशन प्रारंभ किया। हजारों की संख्या में कृषि से जुड़े हुए स्टार्टअप अपनी जीविका कमाने लगे। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्यों को गति शक्ति प्रदान की। रातों रात भिन्न भिन्न रोजगार के विकल्प उपलब्ध हो गए। आपने नौजवानों के लिए मुद्रा योजना जैसी बेरोजगारों के लिए सरल प्रावधान शुरू करवाए। आपने रेहड़ी वालों के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना प्रारंभ करवाई। आपने नए ऐसे क्षेत्र जिनकी तरफ शायद पहले रुझान ना था, उनकी तरफ हमें ले जाने का काम किया। चाहे वो खादी का उद्योग है, चाहे वो खिलौनों को लेकर के इंडस्ट्री है। लेकिन आज उसके साथ साथ एक और बात भी हम रखने का प्रयास करेंगे, वो ये कि इस सब के अतिरिक्त कभी कभी ये भ्रम फैलाने का प्रयास किया जाता है कि यूपीए की सरकार में सरकारी नौकरियां बहुत भारी संख्या में उपलब्ध करवाई गई थी और नियुक्तियां हुई थी। लेकिन यदि हम यूपीए सरकार के पहले 9 साल यानी 2004 से लेकर के 2013 की तुलना आपके कार्यकाल के 9 साल यानी 2014 से लेकर के 2023 तक के आंकड़ों की तुलना करें तो तस्वीर कुछ और ही है। उदाहरण के तौर पर जहां पे यूपीए के 2004 से लेकर के 2013 तक सरकारी नियुक्तियां कुल मिलाकर के 6,02,245 हुई, वहां 2014 से 2023 तक आपके कार्यकाल में 8,82,191, लगभग 70% अधिक। भारत सरकार में 3 प्रमुख रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं: स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और यूपीएससी। यदि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की बात करें तो यूपीए के 9 वर्षों में 2,07,563 और 2014 से 2023 के 9 वर्षों में लगभग दुगनी संख्या 4,06,191। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की बात करें तो जहां यूपीए के 9 वर्षों में 3,47,251 नियुक्तियां हुई, वहीं आपके कार्यकाल में पहले 9 वर्षों में 4,30,594। और यदि यूपीएससी की बात करें जो कि उच्च श्रेणी की नियुक्तियां करती है, तो यूपीए के 9 साल में 45,431 और आपके 9 वर्षों के कार्यकाल में अभी तक 5,906। इतना ही नहीं, कई वर्षों से रुके हुए पदोन्नतियां, प्रमोशंस का राह हमवार करने का भी काम आपके कार्यकाल में हुआ है। पहले यह स्थिति थी कि बहुत से कर्मचारी एक ही पद पर नियुक्त होकर वहीं से सेवानिवृत्त हो जाते, रिटायर हो जाते। मुझे लगता है कि भारत सरकार में ऐसा पहली बार हुआ। 8,000, 4,000, 9,000, 2,000 मास प्रमोशंस का काम पिछले कुछ वर्षों में हो पाया है। लंबी बात ना करते हुए मैं यही कहकर के बात समाप्त करूंगा कि आज ये जो नौजवान नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं, ये भाग्यशाली हैं कि जीवन भर ये गर्व के साथ कह सकेंगे कि हमें हमारे नियुक्ति पत्र किसी और से नहीं, मोदी जी के हाथों से प्राप्त हुए थे। और साथ ही साथ ये इसलिए भी भाग्यशाली हैं कि सन 2047 के शताब्दी भारत के निर्माण में ऊर्जावान भूमिका निभाने का वरदान भी परमात्मा ने इन्हीं को दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। रोजगार मेले की आज की कड़ी, जहां एक और युवा सशक्तिकरण और नए अवसरों का संदेश लेकर आई है, वहीं दूसरी ओर नवनियुक्त युवाओं की कर्मठता से प्रभावशील और दक्षतर होती नागरिक सुविधाओं का संदेश भी लाई है। सुशासन और समावेशी विकास की इसी यात्रा के संदेश को सब तक पहुंचाती प्रस्तुत है
ये लघु फिल्म। भारत, दुनिया का सबसे युवा देश भारत अपनी युवा शक्ति के परिश्रम और उद्यम के बल पर आगे बढ़ रहा है और इसी युवा शक्ति के सपनों को उड़ान देने का संकल्प लिया मोदी सरकार ने और युवा शक्ति को दी एक नई सोच, एक नई अप्रोच और एक नई पहचान। इन 9 सालों में मोदी सरकार ने युवा शक्ति के लिए रोजगार के अवसर ही नहीं बनाए, बल्कि स्वरोजगार और उद्यम को मजबूत बनाने के लिए आर्थिक, तकनीकी गाइडेंस और इनोवेशन को भी बढ़ावा दिया। युवा शक्ति के सशक्तिकरण के इन्हीं प्रयासों में एक अहम कड़ी है रोजगार मेला। भारत सरकार सहयोगी राज्यों के साथ मिलकर लाखों नए रोजगार सृजन कर रही है और रोजगार मेले के तहत नियुक्ति पत्रों का वितरण किया जा रहा है। देश में रोजगार और स्वरोजगार का जो अभियान चल रहा है, आज उसमें एक और कड़ी जुड़ रही है। ये कड़ी है रोजगार मेले की। इस बार हमने तय किया कि इकट्ठे नियुक्ति पत्र देने की परंपरा भी शुरू की जाए, ताकि डिपार्टमेंट में भी टाइम बाउंड प्रक्रियाएं पूरा करने और निर्धारित लक्ष्य को जल्द से पार करने का एक सामूहिक स्वभाव बने, सामूहिक प्रयास हो। 10 लाख नौकरी देने के संकल्प को सिद्ध करने के लिए देश भर के अलग अलग स्थानों में लाखों युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए और इसी कड़ी में एक और नया अध्याय है आज का रोजगार मेला। सभी नियुक्तियां यूपीएससी, एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड जैसी एजेंसियों के माध्यम से ऑनलाइन की जा रही है। भर्ती की सभी प्रक्रियाएं अब सरल और पारदर्शी हैं। जहां एक और विशेष ऑनलाइन सिस्टम से चयन प्रक्रिया पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है, वहीं नवनियुक्त युवक युवतियों को कर्मयोगी प्रारंभ मॉड्यूल के अंतर्गत ऑनलाइन ट्रेनिंग भी दी जा रही है। इस अभियान के माध्यम से महिलाओं, दिव्यांगजनों और आकांक्षी जिलों के अभ्यर्थियों को मिल रहा है विशेष लाभ। मुझे रोजगार मेले के थ्रू अपॉइंटमेंट लेटर प्राप्त हुआ है एंड मेरा चयन एसएससी सीजीएल के थ्रू सीबीआईसी में एज एन इंस्पेक्टर हुआ है एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। I have been selected to the post of Income Tax Inspector. I greatly thank Sri Narendra Modi ji for giving this opportunity through the Rozgar Mela event conducted in Coimbatore. इन्हीं कर्मयोगी और प्रशिक्षित युवाओं की ऊर्जा से भरा सरकारी तंत्र अधिक उत्साह और लगन से बनाएगा नागरिकों की सेवाओं को विश्व स्तरीय। इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी आधुनिक और लिखेगा न्यू इंडिया की ग्रोथ स्टोरी। अब मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से प्रार्थना करती हूं कि वे रिमोट का बटन दबाकर नियुक्ति पत्रों के इस राष्ट्रव्यापी वितरण का शुभारंभ करें। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करती हूं कि रोजगार मेले के इस विशेष अवसर पर अपने आशीर्वचनों से हम सभी का तथा राष्ट्र की युवा महाशक्ति का पथ प्रदर्शन करें। नमस्कार। आज जिन युवा साथियों को नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं, उनके लिए भी यह एक यादगार दिन है, लेकिन साथ साथ
देश के लिए भी ये बहुत ऐतिहासिक दिवस है। 1947 में आज के ही दिन यानी 22 जुलाई को तिरंगे को संविधान सभा द्वारा वर्तमान स्वरूप में स्वीकार किया गया था। इस महत्वपूर्ण दिन आप सभी को सरकारी सेवा के लिए ज्वाइनिंग लेटर मिलना ये अपने आप में बहुत बड़ी प्रेरणा है। सरकारी सेवा में रहते हुए आपको हमेशा तिरंगे की आन बान शान बढ़ाने के लिए काम करना है, देश का नाम रोशन करके दिखाना है। आजादी के अमृत महोत्सव में जब देश विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है, आपका सरकारी नौकरी में आना ये बहुत बड़ा अवसर है। ये आपके परिश्रम का परिणाम है। मैं नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी युवाओं को और आपके परिवारजनों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आजादी के इस अमृत काल में सभी देशवासियों ने अगले 25 वर्ष में भारत को विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है। आप सभी के साथ ही भारत के लिए भी ये अगले 25 साल, जैसे आपके जीवन में अगले 25 साल महत्वपूर्ण है, वैसे ही भारत के लिए अगले 25 साल बहुत ही अहम है। आज दुनिया में भारत के प्रति जो विश्वास बना है, भारत के प्रति जो आकर्षण बना है, आज भारत की महत्ता बनी है, हम सबको मिलकर के इसका पूरा लाभ उठाना है। आपने देखा है कि भारत सिर्फ 9 वर्षों में दुनिया की 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है। आज हर एक्सपर्ट ये कह रहा है, कुछ ही वर्षों में भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी आ जाएगा। टॉप 3 इकोनॉमी में पहुंचना ये भारत के असामान्य सिद्धि बनने वाला है। यानी हर सेक्टर में रोजगार के अवसर भी बढ़ने वाले हैं और सामान्य नागरिक की आय भी बढ़ने वाली है। हर सरकारी कर्मचारी के लिए भी इससे बड़ा कोई अवसर नहीं हो सकता है, इससे बड़ा कोई महत्वपूर्ण समय नहीं हो सकता है। आपके फैसले, आपके निर्णय देश हित में, देश के विकास को गति देने वाले होंगे ही, ये मेरा विश्वास है।
लेकिन ये मौका, ये चुनौती, ये अवसर, सब कुछ आपके सामने है। आपको इस अमृत काल में देश सेवा का बहुत बड़ा, वाकई बड़ा अभूतपूर्व अवसर मिला है। देश के लोगों का जीवन आसान हो, उनके जीवन से मुश्किलें समाप्त हो, ये आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। आप जिस भी विभाग में नियुक्त हो, जिस भी शहर या गांव में हो, हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपके कार्यों से जन सामान्य की कठिनाइयां कम हो, मुसीबतें दूर हो, ईज ऑफ लिविंग बढ़े और साथ साथ 25 साल के अंदर अंदर देश को विकसित भारत बनाने के सपने के भी अनुकूल हो। कई बार आपका एक छोटा सा प्रयास किसी के लिए कई महीनों का इंतजार समाप्त कर सकता है, उसका कोई बिगड़ा काम बना सकता है। और आप मेरी एक बात जरूर याद रखिएगा, जनता जनार्दन ईश्वर का ही रूप होती है। जनता से मिलने वाला आशीर्वाद, गरीब से मिलने वाला आशीर्वाद भगवान के आशीर्वाद के बराबर ही होता है। इसलिए आप दूसरों की मदद की भावना से, दूसरों की सेवा की भावना से काम करेंगे तो आपका यश भी बढ़ेगा और जीवन की जो सबसे बड़ी पूंजी होती है संतोष, वो संतोष वहीं से मिलने वाला है। साथियों, आज के इस कार्यक्रम में बैंकिंग सेक्टर के काफी लोगों को नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। अर्थव्यवस्था के विस्तार में हमारे बैंकिंग सेक्टर की बहुत बड़ी भूमिका होती है। आज भारत उन देशों में से एक है जहां का बैंकिंग सेक्टर सबसे मजबूत माना जाता है। लेकिन 9 वर्ष पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। जब सत्ता का स्वार्थ राष्ट्रहित पर हावी होता है, तब कैसी बर्बादी होती है, कैसा विनाश होता है। देश में कई उदाहरण हैं। ये हमारे बैंकिंग सेक्टर ने तो पिछली सरकार के दौरान ये बर्बादी को देखा है, झेला है, अनुभव किया है। आप लोग आजकल तो डिजिटल युग है, मोबाइल फोन से बैंकिंग का सेवाएं लेते हैं, फोन बैंकिंग करते हैं। लेकिन आज से 9 साल पहले जो सरकार थी ना, उस समय ये फोन बैंकिंग का कल्पना ही अलग थी, रिवाज ही अलग था, तरीके अलग थे, इरादे अलग थे। उस जमाने में, उस सरकार में ये फोन बैंकिंग मेरे आपके जैसे सामान्य नागरिकों के लिए नहीं था, देश के 140 करोड़ देशवासियों के लिए नहीं था। उस समय एक खास परिवार के करीबी कुछ ताकतवर नेता बैंकों को फोन करके अपने चहेतों को हजारों करोड़ रुपए का लोन दिलवाया करते थे।
ये लोन कभी चुकाया नहीं जाता था और कागजी कार्रवाई होती थी। एक लोन को चुकाने के लिए फिर बैंक से फोन करके दूसरा लोन चुकाने के लिए फिर तीसरा लोन दिलवाना। ये फोन बैंकिंग घोटाला पहले की सरकार के, पिछली सरकार के सबसे बड़े घोटालों में एक था। पहले की सरकार के इस घोटाले की वजह से देश की बैंकिंग व्यवस्था की कमर टूट गई थी। 2014 में आप सबने हमें सरकार में आकर के देश की सेवा करने का मौका दिया। 2014 में सरकार में आने के बाद हमने इस स्थिति से बैंकिंग सेक्टर और देश को मुसीबतों से निकालना एक के बाद एक कदम उठा करके काम शुरू किया। हमने सरकारी बैंकों के मैनेजमेंट को सशक्त किया, प्रोफेशनलिज्म पर बल दिया। हमने देश में छोटे छोटे बैंकों को जोड़कर बड़े बैंकों का निर्माण किया। हमने सुनिश्चित किया कि बैंक में सामान्य नागरिक की 5 लाख रुपए तक की राशि कभी ना डूबे, क्योंकि बैंकों के प्रति सामान्य नागरिक का विश्वास पक्का करना बहुत जरूरी हो गया था। क्योंकि कई कोऑपरेटिव बैंक डूबने लगी थी, सामान्य मानवी की मेहनत का पैसा डूब रहा था और इसलिए हमने 1 लाख से उसको सीमा 5 लाख कर दी ताकि 99% नागरिकों को उनकी मेहनत की कमाई का पैसा वापस मिल सके। सरकार ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया, बैंक्रप्सी कोड जैसे कानून बनाए ताकि अगर कोई कंपनी किसी न किसी कारण से बंद होती है तो बैंकों को कम से कम नुकसान हो। इसके साथ ही हमने गलत काम करने वालों पर शिकंजा भी कसा, बैंकों को लूटने वालों की संपत्ति जब्त कर ली। आज परिणाम आपके सामने है। जिन सरकारी बैंकों की चर्चा हजारों करोड़ के नुकसान के लिए होती थी, एनपीए के लिए होती थी, आज उन बैंकों की चर्चा रिकॉर्ड प्रॉफिट के लिए हो रही है। साथियों, भारत का मजबूत बैंकिंग सिस्टम और बैंक के प्रत्येक कर्मचारी, उनका काम पिछले 9 साल में सरकार के विजन के अनुकूल जो उन्होंने काम किया है वो हम सभी के लिए गर्व का विषय है। बैंक में काम करने वाले सभी मेरे कर्मचारी भाई बहनों ने इतनी मेहनत की, संकट में से बैंकों को बाहर लाए, देश के अर्थतंत्र विकास में अग्रसर होकर के भूमिका निभाई। और इन बैंक कर्मचारियों ने, बैंक के लोगों ने कभी भी मुझे और मेरे विजन को न नकारा न निराश किया। मुझे याद है जब जनधन योजना शुरू हुई तो जो पुरानी सोच वाले लोग थे वो मुझे सवाल पूछते थे, गरीब के पास तो पैसे नहीं, वो बैंक खाता खोल के क्या करेगा, बैंकों पे बर्डन बढ़ जाएगा, बैंक का कर्मचारी कैसे काम करेगा। भांति भांति के निराशाएं फैलाई गई थी। लेकिन बैंक के मेरे साथियों ने गरीब का जनधन खाता खुले, इसके लिए दिन रात एक कर दिया। झुग्गी झोपड़ी में जाते थे बैंक के कर्मचारी, लोगों के बैंक के खाते खुलवाते थे। अगर आज देश में
करीब 50 करोड़ जनधन बैंक खाते खुले हैं, तो इसके पीछे बैंक में काम करने वाले हमारे कर्मियों का परिश्रम है, उनका सेवा भाव है। ये बैंक कर्मियों की मेहनत है, जिसकी वजह से सरकार कोरोना काल में करोड़ों महिलाओं के बैंक खातों में सीधे पैसे ट्रांसफर कर पाई। साथियों, कुछ लोग पहले ये भी गलत आरोप लगाते हैं और लगाते रहे कि हमारे बैंकिंग सेक्टर में असंगठित क्षेत्र के लोगों को मदद करने के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं है। पहले की सरकारों में क्या हुआ वो तो आप भली भांति जानते हैं, लेकिन 2014 के बाद स्थिति ऐसी नहीं है। जब सरकार ने मुद्रा योजना के माध्यम से नौजवानों के बिना गारंटी लोन देने की ठानी, तो बैंक के लोगों ने इस योजना को आगे बढ़ाया। जब सरकार ने महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए लोन अमाउंट को डबल कर दिया, तो ये बैंक के कर्मचारी ही थे जिन्होंने ज्यादा से ज्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप को आर्थिक मदद पहुंचाई। जब सरकार ने कोविड काल में एमएसएमई सेक्टर को मदद करने का फैसला लिया, तो ये बैंक कर्मचारी ही थे जिन्होंने ज्यादा से ज्यादा ऋण देकर एमएसएमई सेक्टर को बचाने में मदद की और 1.5 करोड़ से ज्यादा उद्यमियों का, जिसका रोजगार जाने की संभावना थी, उस छोटे छोटे उद्योगों को बचा करके 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों का रोजगार भी बचाया। जब सरकार ने किसानों के बैंक खाते में सीधे पैसे भेजने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की, तो ये बैंक कर्मी ही है जिन्होंने इस योजना को टेक्नोलॉजी की मदद से सफल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब सरकार ने रेहड़ी पटरी और ठेले वालों के लिए, जो फुटपाथ पर बैठ करके अपने माल बेचते हैं, छोटी सी लॉरी लेकर के माल बेचते हैं, उनके लिए एक स्वनिधि योजना शुरू की, तो ये हमारे बैंक कर्मी ही हैं जो अपने गरीब भाई बहनों के लिए इतनी मेहनत कर। और कुछ बैंक ब्रांच ने तो ऐसे लोगों को ढूंढ ढूंढ करके, बुला बुला करके, उनका हाथ पकड़ करके इन रेहड़ी पटरी वालों को लोन देने के लिए काम किया है। आज हमारे बैंक कर्मियों की मेहनत की वजह से ही 50 लाख से ज्यादा रेहड़ी पटरी ठेले वालों के, उनको बैंक से मदद मिल पाई है। मैं हर बैंक कर्मचारी की सराहना करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। और आप लोग भी अब जब बैंकिंग सेक्टर में जुड़ रहे हैं, तो एक नई ऊर्जा जुड़ेगी, नया विश्वास जुड़ेगा, समाज के लिए कुछ करने की एक नई भावना पैदा होगी। पुराने लोग जो परिश्रम कर रहे हैं, उसमें आपका परिश्रम जुड़ जाएगा। और मुझे पक्का विश्वास है कि हम बैंकिंग सेक्टर के माध्यम से गरीब से गरीब तबके को मजबूत बनाना चाहते हैं। उसमें आप लोग आज ये नियुक्ति पत्र के साथ ही संकल्प पत्र लेकर के जाएंगे। साथियों, जब सही नियत से फैसले लिए जाते हैं, सही नीति बनाई जाती है, तो उसके परिणाम भी अद्भुत होते हैं, अभूतपूर्व होते हैं। इसका एक प्रमाण अभी कुछ ही दिन पहले देश ने देखा है। नीति आयोग की रिपोर्ट में आया है कि सिर्फ 5 साल के भीतर ही भारत में 13.5 करोड़ भारतीय गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं। भारत की इस सफलता में
सरकारी कर्मचारियों की भी मेहनत रही है। गरीबों को पक्का घर देने की योजना हो, गरीबों के लिए शौचालय बनाने की योजना हो, गरीबों के घर में बिजली कनेक्शन देने की योजना हो, ऐसी अनेकों योजनाओं को हमारे सरकारी कर्मचारी ही गांव-गांव, घर-घर, जन सामान्य तक लेकर गए। जब ये योजनाएं गरीब तक पहुंची तो गरीबों का मनोबल भी बहुत बढ़ा, विश्वास पैदा हुआ। ये सफलता इस बात की प्रतीक है कि हम मिलकर भारत से गरीबी दूर करने के प्रयास बढ़ाएं तो भारत से गरीबी पूरी तरह से दूर हो सकती है। और इसमें निश्चित तौर पर देश के हर सरकारी कर्मचारी की बहुत बड़ी भूमिका है। गरीब कल्याण की जो भी योजनाएं हैं, आपको खुद भी उनके प्रति जागृत रहना है और जनता को भी उससे जोड़ना है। साथियों, भारत में कम होती गरीबी का एक और पक्ष है। कम होती गरीबी के बीच देश में नियो मिडिल क्लास का लगातार विस्तार हो रहा है। इससे रोजगार के नए अवसर बन रहे हैं। भारत में बढ़ते नियो मिडिल क्लास की अपनी डिमांड्स है, अपनी आकांक्षाएं हैं। इस डिमांड की पूर्ति के लिए आज देश में बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। आज जब हमारी फैक्ट्रियां, हमारे उद्योग रिकॉर्ड उत्पादन करते हैं तो उसका लाभ भी सबसे अधिक हमारे युवाओं को होता है। आजकल आप देखिए, आए दिन किसी नए रिकॉर्ड की चर्चा होती है, नए अचीवमेंट की चर्चा होती है। भारत से रिकॉर्ड मोबाइल फोन एक्सपोर्ट हो रहे हैं। भारत में इस साल के पहले 6 महीने में जितनी कारों की बिक्री हुई है वो भी उत्साह बढ़ाने वाली है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की भी भारत में रिकॉर्ड बिक्री हो रही है। ये सब देश में रोजगार बढ़ा रहे हैं, रोजगार के अवसर बढ़ा रहे हैं। साथियों, भारत के टैलेंट पर आज पूरी दुनिया की नजर है। दुनिया में अनेक विकसित अर्थव्यवस्थाओं में लोगों की उम्र तेजी से बढ़ रही है। सीनियर सिटीजन से दुनिया के कई देश विपुल संख्या से भरे हुए हैं। युवा पीढ़ी उनके यहां कम होती जा रही है। काम करने वाली आबादी घट रही है। इसलिए ये समय भारत के युवाओं के लिए बहुत मेहनत करने का है। अपनी स्किल, अपनी क्षमताओं को बढ़ाने का है। हमने ये देखा है कि भारत के आईटी टैलेंट की, डॉक्टरों की, नर्सों की और हमारे गल्फ कंट्रीज में तो कंस्ट्रक्शन की दुनिया में काम करने वाले हमारे साथियों की कितनी डिमांड रही है। भारतीय टैलेंट की इज्जत हर देश में, हर सेक्टर में लगातार बढ़ रही है। इसलिए पिछले 9 वर्षों में सरकार का बहुत बड़ा फोकस स्किल डेवलपमेंट पर रहा है। पीएम कौशल विकास योजना के तहत लगभग 1.5 करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग दी जा चुकी है।
सरकार 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर भी स्थापित कर रही है ताकि हमारे युवा ग्लोबल अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार हो सके। आज देश भर में नए मेडिकल कॉलेज, नई आईटीआईज, नई आईआईटी, टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स बनाने का भी अभियान जोरों पर चल रहा है। 2014 तक हमारे देश में करीब 380 मेडिकल कॉलेज ही थे। पिछले 9 वर्षों में ये संख्या 700 से अधिक हो चुकी है। इसी प्रकार नर्सिंग कॉलेजों में भी बहुत बड़ी बढ़ोतरी हुई है। ग्लोबल डिमांड को पूरा करने वाली स्किल्स भारत के युवाओं के लिए लाखों नए अवसर बनाने जा रही है। साथियों, आप सभी एक बहुत ही पॉजिटिव माहौल में सरकारी सेवा में आ रहे हैं। अब आप पर भी देश की इस पॉजिटिव सोच को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है। आप सभी को अपनी आकांक्षाओं को भी विस्तार देने का प्रयास करना चाहिए। नई जिम्मेदारियों से जुड़ने के बाद भी आप सीखने और सेल्फ डेवलपमेंट की प्रक्रिया को जारी रखें। आपकी मदद के लिए सरकार ने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म आई गॉट कर्मयोगी तैयार किया है। मेरा आप सबसे आग्रह है कि इस सुविधा का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाने का प्रयास करें। एक बार फिर मैं आपको, आपके परिवार के लोगों को इस नई जिम्मेवारी के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और इस नई जिम्मेवारी एक आरंभ बिंदु है। आप भी जिंदगी की अनेक नई ऊंचाइयों को प्राप्त करें। आपके माध्यम से जहां भी आपको सेवा करने का मौका मिले, देश का हर नागरिक अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपके कारण बहुत नई ताकत को प्राप्त करें। आप अपने हर सपनों को पूरा करें, संकल्प को पूरा करें, इस जिम्मेवारी को बखूबी निभाएं। इसके लिए मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।